वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 8 की पोल साइंस की एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज 3 हमें संसद क्यों चाहिए के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। थ्योरी हमने इसकी डिस्कस कर ली है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ इसे देख सकते हैं, क्योंकि आप पहले इसकी थ्योरी देख लें ताकि आपको क्वेश्चन आंसर आसानी से समझ आ सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके बुक से ही हैं। आप उन्हें देखें और समझें कि किस तरीके से जो क्वेश्चन है बुक के अंदर दिया गया है। उन सारी क्वेश्चनों को हम एक एक कर डिस्कस करेंगे। ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपके बुक में पेज 31 नंबर पे दिया गया है। संसद की तस्वीर के जरिए कलाकार क्या कहने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे एक संसद का चित्र दिया है, वहाँ पे आप देखिए बहुत सारे व्यक्ति जो है एक साथ खड़े हैं, महिला और पुरुष सारे लोग। तो यहाँ पे चित्रकार क्या कह रहा है संसद की चित्र को देखकर कि सभी व्यक्तियों के अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से संसद तक पहुंचने का अधिकार है। मतलब यहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति या किसी भी धर्म का क्यों ना हो, अमीर गरीब क्यों ना हो, सब कोई जितने भी हैं उनको संसद तक पहुंचने का अधिकार है। और दूसरा क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सब होकर जो है निर्वाचित होकर संसद में पहुंचने का उन्हें अधिकार है। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, वो आकर क्या कर सकता है, संसद भवन में पहुंच सकता है और अपने अधिकार को ग्रहण कर सकता है। देश का प्रत्येक नागरिक जो है निर्णय प्रक्रिया में शामिल है, क्योंकि हम वोट डालते हैं और सरकार को चुनते हैं तो हम वास्तविक रूप में जो है देश में भागीदारी देते हैं, इसलिए हमें नागरिकता प्राप्त है और हम हर निर्णय में क्या है तो शामिल है। बिना किसी व्यक्ति के निर्णय के अलावा जो है यहाँ पे चुनाव नहीं हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है जो कि पेज नंबर 32 में है, सार्वभौमिक व्यक्तिगत अधिकार क्यों मिलना चाहिए, इसके पक्ष में एक कारण बताइए। ये आपको पेज नंबर 32 पे मिल जाएगा कि सार्वभौमिक व्यक्तिगत अधिकार क्यों होने चाहिए। तो लोकतांत्रिक नागरिकों की भागीदारी और सहमति को महत्व दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी नागरिक हैं उनकी जो भी भागीदारी है देश में, उनको जो है और उनकी सहमति को, मतलब सरकार किस तरीके से चुनी जानी चाहिए और सरकार जो है वो जनता के पक्ष में होनी चाहिए। क्योंकि बहुत पहले जो राजा हुआ करते थे वो अपने अनुसार शासन चलाते थे, तो देश सबका है, इसीलिए यहाँ पे नागरिकों की भागीदारी और सहमति को महत्व दिया जाता है, क्योंकि हमारा देश क्या है, लोकतांत्रिक है। दूसरा पॉइंट है, इससे सभी व्यक्ति नागरिक निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे, क्योंकि देश में जितने भी नागरिक हैं उनको बारी बारी से मौका मिल सकेगा देश में हिस्सा लेने का। एक बशर्ते इसमें शर्त क्या होनी चाहिए, 18 वर्ष के व्यक्ति ऊपर होने चाहिए। तीसरा क्या है, नागरिकों की भागीदारी और सहमति सार्वभौमिक व्यक्तिगत अधिकार से ही हो सकती है, क्योंकि बिना नागरिकों के यह संभव नहीं है, क्योंकि नागरिक ही क्या करते हैं, वोट डालकर सरकार को चुनते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि क्लास मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा किया जाता है या विद्यार्थी द्वारा, आपकी राय में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है या नहीं है, तो चर्चा कीजिए। ये आपको एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 32 में मिल जाएगा। हम जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि अगर छात्रों के द्वारा मॉनिटर का चुनाव किया जाता है तो वो छात्रों की सहभागिता में होगा, लेकिन अगर शिक्षक किसी व्यक्ति को चुनते, किसी खास छात्र को मॉनिटर के लिए, तो वो शिक्षक ने क्या किया है, उसे अपने सामर्थ्य के आधार पर चुना है कि ये मेरा स्टूडेंट है, ये अच्छा होगा तो हम चुनेंगे, जो कि विद्यार्थियों के लिए वो अच्छी बात नहीं होगी। अगर छात्र अपने मत से चुनते हैं तो सबके बीच में वो चुना जाएगा और सबके मत के हिसाब से होगा, लेकिन अगर कोई टीचर चुनता है तो वो निरंकुश शासन व्यवस्था का उदाहरण होगा। चलिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि क्लास मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा न करके विद्यार्थी द्वारा किया जाना चाहिए, जो कि लोकतांत्रिक होगा और हमें लोकतंत्र की भी समझ आएगी। दूसरा है, जिस मॉनिटर का चुनाव विद्यार्थी करेंगे उस मॉनिटर को विद्यार्थी सहयोग भी करेंगे, क्योंकि उनका अपना चुना हुआ प्रतिनिधि है, क्योंकि बच्चों ने मिलकर वोट डालकर मॉनिटर को चुना है। तो मतलब मॉनिटर जो भी निर्णय लेगा उस पर सभी छात्रों की क्या होगी, सहभागिता होगी। तीसरा है, जिस मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा किया जाता है उस मॉनिटर को विद्यार्थी सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों को लगेगा कि वो अपना प्रतिनिधि नहीं है या उन्हें चुनाव उनकी पसंद नहीं है। मतलब अगर शिक्षक चुनते हैं मॉनिटर को तो छात्र क्या करेंगे, उसे समर्थन नहीं दे पाएंगे और सहयोग भी नहीं करेंगे। उन्हें क्या लगेगा कि मतलब टीचर ने इसे अपने अनुसार चुना, मतलब क्योंकि यह बच्चा उनके अनुसार पढ़ने में थे, जब बाकी बच्चों से मॉनिटर को क्या किया गया, डिफरेंट चुना गया है, क्योंकि शिक्षक उसे अच्छा समझते हैं, बाकी अन्य को नहीं। तो इस तरीके से बच्चे उन्हें सहयोग नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए मॉनिटर का चुनाव कैसे होना चाहिए, लोकतांत्रिक विधि द्वारा ही होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, विधायक एमएलए कौन होता है और उसका चुनाव कैसे किया जाता है, इस बात को समझाने के लिए निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करें। यह भी जो है
क्वेश्चन ये आपके पेज नंबर 33 में दिया गया है, वहां से यह क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए इसे हम समझते हैं कि विधायक कौन होता है। विधानसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए जो राज्य को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, मतलब हर स्टेट में अलग अलग बहुत सारे शहर होते हैं, वहाँ पे क्या किया जाता है, सबको कैटेगरी वाइज बांट दिया जाता है और वहाँ से एक निर्वाचित प्रतिनिधि होता है जो कि विधानसभा के सदस्यों से ही एक व्यक्ति होता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के एक प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं। यह निर्वाचक प्रतिनिधि विधायक या एमएलए कहलाता है। इसी निर्वाचन क्षेत्र से क्या होता है कि एक व्यक्ति खड़ा होता है जिसको निर्वाचित किया जाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है वोट के आधार पर। तो वही निर्वाचित प्रतिनिधि क्या बनता है, विधायक बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एमएलए कहते हैं। चलिए आप इन चीजों को समझ गए होंगे। और तीसरा पॉइंट क्या है कि एमएलए जो होता है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव जनता द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। 5 वर्षों में जो है एमएलए जो है वो बदल भी जाते हैं, जैसे कि जिनको भी वोट ज़्यादा पड़ता है 5 सालों के अंतराल पे यह एमएलए का चुनाव जो होता है तो वो उनको हटा भी दिया जा सकता है और दूसरे एमएलए को लाया जा सकता है। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य विधानसभा लोकसभा के बीच क्या फर्क है, अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। यह भी आपके बुक का पेज नंबर 33 का क्वेश्चन है, जिसमें क्या कहा गया है कि राज्य विधानसभा क्या होता है और लोकसभा, इन दोनों के बीच में क्या फर्क है। तो राज्य विधानसभा चुने हुए विधायक एमएलए के समूह से बनी होती है, जबकि संसद क्या होते हैं, सभा के सदस्य एमपी के समूह से बने होते हैं। मतलब राज्य विधानसभा में होते क्या है कि जितने भी विधायक हैं जिसको हम एमएलए के नाम से जानते हैं, उनका एक समूह बना होता है, उसमें बहुत सारे एमएलए होते हैं। जबकि संसद यानी कि लोकसभा में क्या होता है कि सांसद, जिसको एमपी बोलते हैं, उनका समूह बना होता है। दूसरा है सांसदों के एमपी पूरे देश से चुनकर आते हैं। मतलब संसद एमपी को हम कब चुनते हैं, पूरे देश से, और वो जो एमएलए होता है उसको हम क्या करते हैं, एक क्षेत्र से चुनते हैं। जबकि राज्य विधानसभा के सदस्य उसी विशेष सरकार से चुनकर आते हैं, जिस राज्य की विधानसभा बनी है उसी राज्य विधानसभा से एमएलए का चुनाव किया जाता है। एमपी का चुनाव कहाँ से किया जाता है, पूरे देश से चुनकर किया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा काम राज्य सरकार का, कौन सा केंद्र सरकार का, ये भी आपके पुस्तक का पेज नंबर 33 का क्वेश्चन है कि कौन सा काम जो होगा वो केंद्र सरकार करेगी और कौन सा काम राज्य सरकार करेगी। तो जो बड़े स्तर पर काम होगा वो केंद्र सरकार करेगी, और जैसे कि विदेशी मंत्रालय का कार्य हो गया और मतलब देश का कार्य क्षेत्र हो गया, लेकिन जो राज्य स्तर पे होगा यानी कि केंद्र से नीचे, उसको राज्य सरकार संभालेगी। चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखा जाएगा। ये जाहिर सी बात है कि देश विदेश का संबंध है, तो ये किसका हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा केंद्र सरकार का। यहाँ पे आंसर भी दिया गया, देखिए ये केंद्र सरकार के द्वारा हो जाएगा। ख है मध्य प्रदेश में बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूलों में कक्षा 8 की बोर्ड की परीक्षाओं के बाहर रखा जाएगा। ये तो राज्य के क्षेत्र का है, क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश एक राज्य है, तो ये राज्य का कार्य होगा। अजमेर और मैसूर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाई जाए, तो ये दोनों स्टेट के बीच का काम है, तो यहाँ पे कौन कार्य करेगी, केंद्र सरकार। और 1000 रुपये का नया नोट जारी किया जाएगा, वो किसके द्वारा किया जाएगा, केंद्र सरकार। आरबीआई के द्वारा जो है नोटों को जारी किया जाता है। अब चलिए हम 7 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं, जहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। निम्नलिखित शब्दों को रिक्त स्थानों में भरना एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक का या 33 पेज नंबर का क्वेश्चन सब है। सार्वभौमिक विस्मताधिकार विधायक प्रतिनिधि प्रत्यक्ष के रूप में हमारे समय में लोकतांत्रिक सरकारों को आमतौर पर प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की संज्ञा दी जाती है। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी नहीं करते हैं, बल्कि चुनाव प्रक्रिया के जरिए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, और ये विधायक पूरी जनता के बारे में मिलकर फैसले लेते हैं। आज के दौर में ऐसे सरकार की लोकतांत्रिक सरकार नहीं कहा जा सकता है जो अपने लोगों को सार्वभौमिक व्यक्तिमताधिकार नहीं देती है। इसका मतलब यह देश के किसी सभी व्यक्ति नागरिकों को वोट देने का अधिकार हो। जैसे कि हमारे देश भारत में लोकतंत्र का अधिकार है, हम लोग वोट के माध्यम से सरकार को चुनते हैं, तो यह ऐसा देश क्या कहलाएगा, लोकतांत्रिक देश कहलाएगा। लेकिन जहाँ पे लोगों को प्रत्यक्ष रूप से वोट डालने का अधिकार नहीं है, जहाँ पे प्रतिनिधि हिस्सा नहीं लेते हैं, जहाँ पे वे विधायक को नहीं चुनते हैं, और जहाँ पे व्यक्ति का सार्वभौमिक व्यक्तिमताधिकार नहीं होता है, वहाँ पर लोकतंत्र का जन्म जो है वो नहीं हो सकता। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया जा रहा है 8 नंबर कि आप पढ़ चुके हैं कि पंचायत राज्य विधायिका या संसद के लिए चुने जाने वाले ज्यादातर निर्वाचित प्रतिनिधियों को 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। ऐसा क्यों कि जनप्रतिनिधियों को केवल कुछ सालों के लिए चुना जाता है, जीवन भर के लिए नहीं। ये भी क्वेश्चन जो है आपके पेज नंबर 33 के बुक का है। अब चलिए इसे हम समझते हैं कि हम जो कोई सरकार चुनते हैं तो वो केवल 5 सालों के लिए क्यों चुनते हैं। क्योंकि अगर हम अधिक समय तक किसी को दे देते हैं, साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल,
तो वो कंटिन्यू हमारे यहाँ शासन करते हैं, तो उसका आधार क्या हो जाएगा, वैसी सरकार का आधार मजबूत हो जाएगा और फिर वो अपने मनमाने ढंग से लोगों पर शासन करेगी। तो वैसी सरकार क्या हो जाएगी, निरंकुश हो जाएगी। जिस तरीके से पहले राजा शासन करते थे, राजा का शासन क्या होता था, अनुवांशिक होता था। अगर राजा शासन करता है तो फिर उसका बेटा और फिर उसका बेटा करेगा। इस तरीके से राजा के हाथों में बहुत शक्ति होती थी। लेकिन अगर हम भारत या किसी अन्य लोकतांत्रिक देशों में बहुत साल से किसी एक पार्टी को चुन रहे हैं, तो वो उनकी भी सोच कैसी हो जाएगी, निरंकुश हो जाएगी और फिर वो जो भी अपनी सत्ता है वो क्या करेंगे, जनता पर थोपने लगेंगे। अब यहाँ जो पॉइंट दिया गया इसे डिस्कस कर लेते हैं कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का चुनाव निश्चित समय के लिए होता है। जीवन भर के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव उन्हें क्या बना देगा, निरंकुश। निरंकुश का अर्थ है वो अपने अनुसार शासन करेंगे, जनता के पक्ष में नहीं करेंगे, जनता के हित में नहीं करेंगे। निश्चित अवधि के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव लोगों को यह जांचने परखने का मौका देता है कि उनका प्रतिनिधि उनके हितों का ध्यान रख रहा है या नहीं। क्योंकि हम 5 साल किसी एक पार्टी को दे रहे हैं तो वो अच्छा काम कर रहा है तो अगले 5 साल हम दे सकते हैं, अन्यथा हम दूसरी पार्टी को चयन कर लेंगे। निश्चित अवधि के चुनाव के प्रतिनिधियों को इस बात का भय रहता है कि हमारे पास 5 साल ही है और अगर हमें फिर से चुना जाना है तो इन 5 सालों में अच्छा कार्य करेंगे और काम नहीं दिया गया तो अगली योजना से उन्हें हटाया जाएगा। इसलिए जो प्रतिनिधि होते हैं वो अच्छा कार्य करते हैं। अब 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि सरकार की कार्यवाही पर अपने सहमति या असहमति व्यक्त लोगों को केवल चुनाव का ही इस्तेमाल नहीं करते बल्कि वे दूसरे रास्तों पे भी अख्तियार होते हैं। क्या आप छोटे से नाटक के जरिए इस तरह के 3 तरीके बता सकते हैं? यहाँ पे जो है यह क्वेश्चन आपके पेज नंबर 33 का। आप भी जो है मतलब नाटक के जरिए अपने स्कूल में जो है किसी भी फंक्शन में यह कर सकते हैं, किसी भी फेस्टिवल में या फिर किसी भी समारोह में आप मतलब कोई नाटक का आयोजन कर सकते हैं। जैसे कि हम वोट के द्वारा जो भी सरकार चुनते हैं वो अपने हित में चुनते हैं और अगर सरकार हमारे हित में कार्य नहीं करती है तो हम उनका विरोध करते हैं ना, हड़ताल के जरिए करते हैं या फिर नारेबाजी करते हैं या फिर कोर्ट में जाके मुकदमा भी दायर कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी विधियाँ हैं जिनसे आप सरकार की बुरी नीतियों का विरोध कर सकते हैं। वैसे आप क्या कर सकते हैं, एक नाटक के जरिए आप अपने स्कूल में दर्शा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, विद्यार्थियों का एक समूह होगा जो सरकार की गलत नीति के खिलाफ जुलूस निकालेगा और नुक्कड़ नाटक के द्वारा सार्वजनिक सभाओं का मंचन करेगा, जिसमें से सभी जो छात्रगण है वो नेता बन जाएंगे और क्या करेंगे, सरकारी नीतियों का विरोध करेंगे। हड़ताल के माध्यम से पोस्टर छपवाएंगे, उनमें जिन चीज़ों का विरोध करें उन पोस्टर में उन बातों को लिखा जाएगा और सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी की जाएगी ताकि जो है सरकार उन बातों को सुनकर समझकर जो है अपने हित में अच्छा कार्य करे। दूसरा है, विद्यार्थियों का एक समूह सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अखबार में लेख लिखने का मंचन कर सकता है। जो आप न्यूज़पेपर एडिटर बन सकते हैं ताकि आप सरकार के बारे में लिख सके कि उनकी क्या क्या बुराइयां हैं। विद्यार्थियों का एक समूह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में कार्य करेगा जिसको मीडिया मंचन कहा जाता है। वो क्या करेंगे, तो जैसे रिकॉर्डिंग करने का काम। इस तरीके से आप भी अपने ग्रुप को तैयार कर सकते हैं और सरकार की गलत नीतियों के बारे में जो है नाटक के द्वारा दर्शा सकते हैं। नीचे दी गई एक तालिका है जिसके आधार पर प्रश्न दिया जा रहा है। यह आपको 35 पेज नंबर का क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पे कुछ संख्या में दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की 2 निर्वाचित सदस्यों की संख्या है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा की 2 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की 22 है, इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट की 4 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 404, जनता पार्टी की 10 और लोक दल जो है वो 3। इसी तरीके से बाकी क्षेत्रीय दलों की भी पार्टी जो है वो अलग अलग है और टोटल यह मिलकर क्या होता है 514 हो जाता है। इसके आधार पे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे एक पार्टी जिसके बारे में नहीं दिया गया है, तो 1984 में असम और पंजाब में लोकसभा चुनाव नहीं हुए थे, इसलिए पंजाब और असम का नहीं दिया गया। आप इन डाटा को बहुत अच्छे से देखिए, उसके आधार पर नीचे क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसको बताना है कि कौन सी सरकार बनेगी और क्यों। यहाँ पे आप देखिए सबसे ज्यादा किसे समर्थन प्राप्त है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। यही किसकी सरकार बनेगी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनेगी। और क्यों बनेगी, क्योंकि इसके पास सबसे सर्वाधिक वोट 404 है और जो कि कुल प्रतिनिधि निर्वाचन की संख्या का 50% से अधिक है। मतलब जितना वोट होना चाहिए उससे क्या है 50% अधिक वोट है। उसके बाद दूसरा है विपक्ष किसको कहा जाएगा, जो कांग्रेस के बाद वोट मतलब जिसको मिलेगा। तो कांग्रेस के बाद वोट किसे किसे है, तो आप देख लीजिए तेलुगु देशम पार्टी यहाँ पे दिया हुआ है 30, तो उसके लिए कौन हो जाएगा इसके विरोध में, तेलुगु देशम पार्टी ही हो जाएगी, इसके विरोध में आ जाएगी। विपक्ष किसे कहा जाएगा, तो वे सभी राजनीतिक दल जो सरकार में शामिल नहीं है विपक्ष कहलाएंगे। जैसे कि तेलुगु देशम पार्टी मुख्य विपक्षी है क्योंकि इनका जो है वोट काफी ज्यादा है। बाकी जो अन्य पार्टियां हैं उनका भी वोट है लेकिन तेलुगु देशम पार्टी से कम। और सेकेंड में कौन आ जाएगा, तो आपको भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी आ जाएगी। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लोकसभा में चर्चा के लिए कौन उपस्थित होंगे, तो राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दल सभी सदस्य जो किसी भी निर्वाचित क्षेत्र के संसद के रूप में निर्वाचित हुए हैं उन सभी लोगों को लोकसभा में क्या होना पड़ेगा, उपस्थित होना पड़ेगा।
क्या यह प्रक्रिया कक्षा 7 में पढ़ाई गई है कि प्रक्रिया जैसी है जैसा कि आपने 7 में पढ़ा होगा, तो बिल्कुल उसी प्रक्रिया की जैसी यह है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। पृष्ठ 28 पे एक चित्र दिया हुआ है, जहाँ पे आप अपने बुक को खोल कर देखिए, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से चित्र नहीं दिया गया है, आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा। आप क्या करें, अपने बुक में पेज नंबर खोल लें, पेज नंबर 28, और वहाँ पे देखें यहाँ पे इलेक्शन का रिजल्ट दिया गया है, जिसके आधार पे आपको क्वेश्चन आंसर का जवाब देना है कि लोकसभा में किस राज्य के सांसद सबसे अधिक है। मतलब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास एक चित्र है पेज नंबर 28 में, आप उसे देखें और उसके आधार पर क्वेश्चन आंसर का जवाब दें कि लोकसभा में कौन सा ऐसा राज्य है, राज्य सांसद जो कि सबसे अधिक, और आपके विचार से ऐसा क्यों है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे इसी तरीके का चित्र आपकी बुक में होगा पेज नंबर 28 में, आप उसे देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको साफ साफ नहीं दिखेगा। आप अपने बुक में देखें, वहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। तो यहाँ पे है लोकसभा में उत्तर प्रदेश के सांसद सबसे अधिक हैं, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। अब आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश जो है कितने नंबर पे है। मैं भी आपको बुक से ही देख के बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश देखिए, यहाँ पे आपको साफ नहीं दिखेगा। आप बुक में देखेंगे तो वहाँ पे जो है आपको सीट दिखाई देगा कि उत्तर प्रदेश में 86 है और कांग्रेस का जो है वो 59 है। तो टोटल यहाँ पे कांग्रेस जो है वो सबसे ज़्यादा वोट हासिल की हुई है। तो लोकसभा में कौन सा सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश, और किसका है, तो कांग्रेस का ही है। और बाकी यहाँ पे अन्य जनसंख्या देख लीजिएगा आप अपने बुक के पृष्ठ में 28 पे, वहाँ पे ये जितने भी हैं सब लोकसभा में उत्तर प्रदेश के सांसद से कम है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसी से दिया गया है कि लोकसभा में किस राज्य के सांसदों की संख्या सबसे कम है। यहाँ पे भी आप इस चित्र को देखें और आपको पता चलेगा कि मणिपुरा और त्रिपुरा में जो है वो संख्या केवल 2 है। यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, आप अपने बुक में देखिए, यहाँ पे मणिपुरा और त्रिपुरा है और यहाँ पे संख्या जो है वो 2 की लिखी गई है। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस राजनीतिक दल के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा सीटें हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है, आप भी अपने बुक में चित्र देखें और इसका आंसर बताएं कि किसी राजनीतिक दल में सभी राज्यों की सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कांग्रेस ने। पहला क्वेश्चन से ही है, बता दिया गया है कि कांग्रेस ने क्या किया है, तो सभी राज्यों में सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। उनकी सीटों की संख्या जो 86 59 है, जो कि टोटल 86 है, और कांग्रेस ने क्या किया है 59 से बढ़त भी हासिल की है, तो ये सबसे ज्यादा है उसका वोट में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और, आपके राज्य में कौन सा दल सरकार बनाएगा, कारण बताइए। जैसे कि हमारा राज्य आप देख लीजिए कि आप जिस भी राज्य में रहते हैं, अगर आप बिहार राज्य में हैं तो यहाँ पे भी क्या है, कांग्रेस ही ज़्यादा है, वहाँ पे 53 और 32 है। आप देखेंगे यहाँ पे तीसरा नंबर में दिया गया है कि हम बिहार राज्य में रहते हैं, तो कौन सी सरकार बनेगी, बिहार में कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब इन सारे चीज़ों को हमने देखकर जो है इस क्वेश्चन आंसर का जवाब दे दिया। अब चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। संसद में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस प्रश्न का उत्तर देना है। जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने इस क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था, अभी हम फिर से इसे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा का है ये, आतर अंकित प्रश्न संख्या 2007 में यह क्वेश्चन पूछा गया 30 नवंबर 2007 ईस्वी को। क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन और चाइल्ड राइट NCPR के सभी राज्य सरकारों के विद्यालय में जंक फूड पर प्रतिबंध लगाने तथा पोषण मानक विकसित करने को भी कहा गया। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या केंद्र सरकार ने राज्यों के द्वारा उपयुक्त मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने क्या जवाब दिया, और जी नहीं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में राज्यों को पत्र भेजकर उनसे कहा गया है कि विद्यालय में जो है पोषण नीति तैयार करे और बच्चों को दिशा निर्देश जारी करने को कहा गया है, और मतलब उनको जंक फूड नहीं दिया जा सके, वैसे खाने दिए जाएं ताकि जिससे उनका शरीर स्वस्थ हो सके, और जंक फूड पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई जा सके। उपरोक्त प्रश्न के माध्यम से महिला और बाल विकास मंत्री से क्या जानकारी मांगी जा रही है। आप सांसद होते तो कौन से 2 सवाल पूछते। तो स्कूलों में जंक फूड पर पाबंदी लगाने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। जिन स्कूलों में जंक फूड पर पाबंदी नहीं लगाई है उनको दंड देने का क्या प्रावधान है। मतलब बच्चों के पोषण से जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं स्वास्थ्य से, उनको इस हिसाब से क्या दंड दिया जाना चाहिए। दूसरा है, यदि जंक फूड खाने से किसी छात्र की मृत्यु हो जाती है तो उसके माता पिता को कितनी क्षतिपूर्ति दी जाएगी और उसका क्या प्रावधान किया जाएगा। तो किसी को मतलब कोई भी अगर बच्चा इस कारण मर जाता है तो उसको खोने के लिए केवल राशि ही जरूरी नहीं है, फिर भी जो है माँ बाप को इसके लिए कितनी राशि दी जाएगी, यह क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है।
उसके बाद प्रश्न 13 में इस तालिका को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि पिछले 50 सालों में चुनाव जनता की सहभागिता से कम हुई या बढ़ी है? शुरुआती वृद्धि के साथ प्राय स्थिर रही है। एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पेज नंबर 39 का यह क्वेश्चन दिया गया है, जहाँ पे देखिए हमने इस क्वेश्चन को भी जब डिस्कस किया था, हम चैप्टर पढ़ रहे थे तब, कि पहली में 1951-52 में 44.87 है। इसी तरीके से 14वीं, 5वीं, 6ठी, 8वीं, 9वीं, 10वीं आप एक एक कर सारे ग्राफ को अध्ययन कीजिए। आपको इसमें देखने से क्या पता चलेगा कि कभी 44 था, कभी 61.04 था, कभी 55.27 था। इस तरीके से यहाँ हम देख रहे हैं कभी कम हो रहा है और कभी ज़्यादा हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनता की सहभागिता में क्या आए हैं? उतार चढ़ाव आए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आपको संसद में महिलाओं की कम संख्या का क्या कारण आता है समझ में चर्चा कीजिए। यह पेज नंबर 40 का क्वेश्चन आंसर है। तो इसमें महिलाओं की संसद क्यों कम है? महिलाओं को उनके परिवार वाले राजनीतिक आने के लिए कम समर्थन देते हैं। मतलब हर व्यक्ति नहीं चाहता है कि उनकी जो महिला है वो बाहर जाए, किसी राजनीतिक व्यवस्था में वो भाग ले, क्योंकि इसमें बहुत सारी हानियां हैं। राजनीतिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी नहीं होती है, इसीलिए महिलाओं को जाने से रोका जाता है। सब अपनी महिलाओं की सुरक्षा चाहते हैं। महिलाओं की राजनीतिक व्यवस्था में स्वयं में रुचि कम है, महिलाएं कम रुचि लेती हैं राजनीतिक व्यवस्था में, पॉलिटिकल में, इसीलिए जो है महिला बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा नहीं ले पाती है। राजनीतिक में बढ़ता अपराधीकरण भी महिलाओं की कमी का कारण है, क्योंकि नेतागण के साथ आज क्या घट जाए ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है। कभी उन्हें मारने की धमकी मिलती है तो कभी बिना बताए जो है उनकी हत्या कर दी जाती है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण महिलाओं की कमी हमें आज भी देखने को मिलती है। अब चलिए पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी व्यक्तियों को मत का अधिकार देना चाहिए, क्योंकि हर राष्ट्र जो होते हैं उनसे जनता को प्रेम होना अनिवार्य होता है, क्योंकि अपने देश से प्रेम करना ही राष्ट्रवाद का ही उदाहरण होता है। तो राष्ट्रवादी आंदोलन के तहत जो है व्यक्ति लोगों का मत अधिकार क्या है कि सभी व्यक्ति नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी लेने दिया जाए जो 18 वर्ष के हैं। लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी और सहमति को महत्व दिया जाए। उनसे भी पूछा जाए कि वो भारत के बारे में क्या सोचती हैं, भारत के सरकार के बारे में क्या सोचती हैं, उनकी जो भी सरकार चुनी जानी है वो कैसी होगी, शासन की बागडोर जो दी जानी है वो कैसे व्यक्ति के हाथ में दी जानी। तो नागरिकों की भागीदारी और सहमति बहुत ही आवश्यक है। नागरिकों की भागीदारी और सहमति सार्वभौमिक व्यक्ति अधिकार में ही हो सकती है। जब उन्हें वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा तभी हम नागरिकों की भागीदारी सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि बंगाल में 2004 में संसदीय चुनाव क्षेत्रों का नक्शा है नीचे। इस नक्शे में अपने राज्य के चुनाव क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास कीजिए। आपके चुनाव के क्षेत्र में सांसद का नाम क्या है? अपने राज्य में संसद में कितने सांसद जाते हैं और कुछ निर्वाचन क्षेत्र को हरे और कुछ नीले रंग में क्यों दिखाया गया? देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। एक मैप है जहाँ पे कुल सीटें 543 है, सामान्य में 423 है, अनुसूचित जाति 79 है और अनुसूचित जनजाति 41 है। आपको अपने आधार पर यह क्वेश्चन देना है कि आप किस मतलब कैटेगरी में आते हैं, सामान्य में, अनुसूचित जाति में, या जो है आप अनुसूचित जनजाति में। जिस भी क्वेश्चन में आप आते हैं उनके बारे में आपको बताना है और इसका उत्तर देना है कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। तो चलिए पहले हम इसे समझ लेते हैं कि संसदीय चुनाव क्षेत्रों का मानचित्र क्या है। विद्यार्थी जिस चुनाव क्षेत्र से आते हैं उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं और आपकी कैटेगरी क्या है और यहाँ पे मतलब आपकी कौन सी पार्टी है और मतलब वहाँ पे कितने सदस्य होते हैं। फिर हरा रंग जो है यहाँ पे तो दिया ही गया, ऊपर हमने पढ़ लिया कि हरा रंग किस चीज़ के लिए और संकेत करता है, तो अनुसूचित जाति के लिए। और नीला रंग किस चीज़ के लिए संकेत करता है, तो अनुसूचित जनजाति के लिए। तो हमने इसे अब अच्छे तरीके से समझ लिया है। अध्याय 1 में हमने क्या पढ़ा कि भारत में प्रचलित संसदीय व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। इनमें से एक स्तर केंद्र सरकार, दूसरा स्तर विधायिका राज्यों का होता है और अपने क्षेत्र में विभिन्न प्रतिनिधियों से संबंधित सूचनाओं आधार पर निम्नलिखित तालिका को भरिए। तो चलिए अब हम इसे देखते हैं कि आगे क्या कहा। चलिए हम इसे देखते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है कि कौन सा राजनीतिक दल अभी सत्ता में है और आपके क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि कौन है, अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है, पिछले चुनाव कब हुए थे, अगले चुनाव कब होंगे और आपके राज्य में कितनी महिला प्रतिनिधि है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको खुद भी देना है कि हमारे यहाँ मतलब कौन सी राजनीतिक दल को ज़्यादा वोट प्राप्त होता है। अभी जो चुनाव हुए होंगे उसमें आपको पता चल गया। वैसे कि अगर हम बिहार राज्य की बात करते हैं तो बिहार में भी किसका शासन है, जेडीयू प्लस बीजेपी दोनों का मिला हुआ शासन है, गठबंधन की सरकार है। तो अभी कौन सी दल है, तो जेडीयू होगी। आपके क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि कौन है, अपने क्षेत्र में जैसे आप जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहाँ पे कौन सा मतलब व्यक्ति है जो निर्वाचित है, तो आप उसके नाम खोजें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और कौन सा दल यहाँ पे विपक्ष में, मतलब अभी जो आपके विपक्ष में है, तो आरजेडी वगैरह भी हो सकते हैं इसके विपक्ष में, कांग्रेस भी हो सकते हैं इसके विपक्ष में। पिछले चुनाव कब हुए थे, तो अभी 5 साल हो गए। आप 5 साल पीछे चले जाइए तो कौन से
डेट में चुनाव हुए आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। और अभी चुनाव होने वाला है, तो अगले चुनाव कब होंगे? 2020 में होंगे। और हमारे राज्य से कौन सी महिला प्रतिनिधि खड़ी हुई है उसके बारे में आप खोजें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और इसे अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट